Hello everyone, welcome to Vyas Edification. In this session we are going to discuss IIT JEE Advanced 22 solutions, and this is related to paper number 2, section number 3 from question number 15 to question number 18. Clear? So dear student, बहुत मजा आएगा आपको, साथ साथ में यहाँ आपको मिलने वाला है detailed solution of each and every question that is asked in section number 3. Clear? So now concentrate on a screen. Let's start. Now dear student, we are going to discuss question number 15, and in this question it is given we have a flat surface of thin uniform disc capital A of radius capital R is glued to a horizontal table. This is given to you. Another thin uniform disc B of mass capital M with the same radius, it is rolling without slipping on the circumference of A. This is given in a question. Fine. A flat surface of B also lies on the plane of a table. This is given. The center of mass of a B has fixed angular speed omega about its vertical axis passes through the center of A. Clear? The angular momentum of B is n times m omega r square. This is given in the question, but with respect to center of A. Clear? So which of the following is the value of n? Clear? तो हमें यहाँ पर बतानी है बेटा n का वैल्यू क्या होगा. Now for the solution, concentrate on a screen. Now listen carefully. देखो बेटा आपको क्या दिया था, एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर हमें एक this is a flat surface of thin uniform disc and radius is given to you, this is capital R. Clear? And it is fixed to a horizontal table. Okay fine. एक और यहाँ पे डिस्क दी है B जो कि m मास की कोई डिस्क है और ये है डिस्क B. क्लियर? ये है हमारा A. ये भी बेटा हमने हॉरिजॉन्टल टेबल पे फिक्स कर दिया और वो इस डिस्क A के चारों तरफ क्या कर रही है बेटा, चक्कर लगा रही है, मतलब रिवॉल्व कर रही है. या सुनो. और यहाँ पर एक कंडीशन आपको और दी है बेटा कि यहाँ पर इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग. इसका मतलब ये प्योर रोलिंग वाली कंडीशन है. या सुनो. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम इसकी रेडियस की बात करते हैं, दिस रेडियस इज द r and this radius is also r. Clear? So let's suppose we are saying, let's suppose this is rotating with an angular speed omega naught with respect to center of this disc B. Clear? But हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ A. क्लियर? सो मान लिया कि बेटा ये हमारा क्या है, इसका सेंटर, A का सेंटर. ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में हम कहेंगे कि ये कैसे जा रहा है बेटा, ये हो गया हमारा VCM. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्लियर? तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर वन, एक तो हम जानते हैं बेटा यहाँ पर कि वेलोसिटी और इसमें क्या ओमेगा में कोई रिलेशन है, सोच के देखो बेटा. सो हम जानते हैं एक होता है VC, इट इज इक्वल टू R एंड दिस इज ओमेगा नॉट. क्लियर? लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन. क्लियर? ये किसके रेफरेंस में देखा बेटा मैंने, इसके रेफरेंस. क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विद रेफरेंस टू डिस्क A. क्लियर? तो डिस्क A के रेफरेंस में बात करूँ, यानी इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखूंगा मैं VCM, दिस शुड बी इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ R इंटू ओमेगा. क्लियर? इसका मतलब इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ये जो है ये ओमेगा के साथ क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है. क्लियर है? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी ये दिया है कि ये ओमेगा के अबाउट ओमेगा से क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है. तो यहाँ पर हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू VC बाई 2R. यस और नो? अब देखो VC बाई R ये किसके बराबर होता है बेटा, ओमेगा नॉट बाई 2, क्योंकि ये तो हमने एज्यूम किया. तो यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल सकते हैं, ओमेगा नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा. क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सो ओमेगा नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा. ये क्लियर है बेटा? अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन में टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ A. क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करने वाले, एक रिलेशन को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. VC इक्वल टू, एक हमारे लिए यूटिलाइज होगा बेटा 2R ओमेगा और एक हमारा होगा ओमेगा नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा. क्लियर टू एवरीवन? नाउ कंसंट्रेट. अब समझो बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना. अब एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट होगा अबाउट A, तो मैं कहूँगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि
एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए दिस इज गिवन बाय। अब इसके रेफरेंस में हम देखें तो इसके पास सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है, तो हम ऐसे लिखेंगे एम वी सेंटर ऑफ मास, क्लियर, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 2r, इससे इसके बीच की डिस्टेंस कितना 2r। अच्छा ये किसके रेफरेंस में था बेटा, इसके रेफरेंस में, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये प्योर रोलिंग हो रही है तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट भी तो कर रही है, यस और नो, तो उसके लिए हम एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू क्या लिखेंगे आई ओमेगा, यस और नो, तो वहां पे आ जाएगा हमारा आई एंड दिस इज ओमेगा नॉट, क्लियर। ये ओमेगा नॉट क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ये एंगुलर स्पीड है विद रेफरेंस टू दिस सेंटर, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, दिस एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एम, अच्छा वी सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वी सेंटर ऑफ मास हमने कितना लिखा था बेटा, दिस इज ट्वाइस आर मल्टीप्लाई दिस इज ओमेगा, क्लियर, प्लस। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है बेटा, यस और नो, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा ओमेगा नॉट की बात करो, ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा, क्लियर, यहाँ से ये क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2, अच्छा एम 2r, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो हो गया हमारे पास, और एक यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2r और है, क्लियर टू यू। सो क्या लिखेंगे बेटा 2r मल्टीप्लाई 2r, सो फाइनली वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज 4m ओमेगा r स्क्वायर, क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट m r स्क्वायर ओमेगा, क्लियर। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो आ जाएगा 5m ओमेगा r स्क्वायर, क्लियर। सो इफ वी कंपेयर then we can write like this, this should be equal to n times of m omega r square, तो यहाँ से ये क्या हो गया बेटा कैंसिल, क्लियर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से n this should be equal to 5, क्लियर। सो यहाँ पे हम बोलेंगे करेक्ट आंसर क्या है हमारा 5, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर एक तो हमने प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगाया और साथ ही साथ में हमने एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट किया विद रेफरेंस टू सेंटर ऑफ डिस्क ए, लेकिन हमने एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट पे कैलकुलेट किया बेटा, ऑन द डिस्क बी, और वी कैन से ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क बी, क्लियर है बेटा। चलिए अब इसके बाद हम इसका एनालिसिस देखें तो यस मैं कहूँगा डेफिनेटली इजी तो नहीं कह सकते यस, बट इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में हम इसको लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो बेटा फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो यस अगर केवल इससे कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता, अगर आपको प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यस रॉन्ग आंसर देने की टेंडेंसी यहाँ पे हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर आपने मान लो कोई ओमेगा और ओमेगा नोट को अगर सेम कंसीडर कर लिया तो डेफिनेटली फिर हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारा आता है बेटा इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में, क्लियर है बेटा। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 and this is again from paper number 2 section number 3, clear. In this question it is given, when light of a given wavelength is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop emitted photoelectrons is 6 volt. This is given to you. This potential drops to 0.6 volt if another source of wavelength 4 times that of first one and intensity is half of the first one is used. What are the wavelength of first source and as well as the work function of the metal respectively, clear. So first you should keep in your mind work function is a property of a given material, clear, and definitely we can say wavelength. How can we calculate wavelength? So here we utilize Einstein photoelectric equation, clear. So now for the solution concentrate on a screen. अब देखो बेटा यहाँ पर हम एक इक्वेशन यूज करने वाले हैं, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इट इज गिवन बाय वी कैन से E माइनस फाई नॉट, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में आपको दी बेटा 6 वोल्ट है ना, तो यहाँ पर ये जो है हम कह सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ V है ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, दिस शुड बी इक्वल टू E, क्लियर, E माइनस और ये हो गया हमारा फाई नॉट, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस शुड बी इक्वल टू SC बाई लैम्बडा and minus phi naught, this is equation number 1, clear. Now in the second situation it is given this potential we can say this potential minimum potential that is required it changes to 0.6 volt, मतलब 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर कब हो जाएगा बेटा,
एस सी बाई यहाँ पर जो इसकी वेवलेंथ है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन, क्लियर। और यहाँ पर हो गया मेरा फाइंड आउट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से एस सी बाई लेमडा इसकी वैल्यू को हम निकाल लें, कितना हो जाएगा बेटा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाइव नॉट, क्लियर। इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस शुड बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाइव नॉट डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज 4 माइनस ये कितना हो गया फाइव नॉट, क्लियर। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस शुड बी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाइव नॉट माइनस 4 टाइम्स ऑफ फाइव नॉट, क्लियर। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम यहाँ पे वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करें, क्लियर। तो वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, यस। तो वर्क फंक्शन के लिए हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा माइनस टाइम्स ऑफ 3 फाइव नॉट, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ 3 फाइव नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू 6 माइनस 2.4 कितना आ जाएगा 3.6, सो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से मेरे वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 3, यस सुनो, यस सुनो। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस इज वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ ए गिवन मेटल, क्लियर है बेटा। तो एक तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 1.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हमारे क्या हो गए बेटा एलिमिनेट, क्लियर। अब बात आती है कि वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें। देखो बेटा वर्क फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है बेटा। अच्छा यहाँ समझो, ये कितना है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम एस सी बाई लैम्डा, क्लियर। अच्छा माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे 1.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एस सी बाई लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 6 प्लस 1.20 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 7.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है कि एस सी बाई ई का वैल्यू कितना लेना है 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एस सी बाई ई, दिस शुड बी इक्वल टू 7.20, क्लियर, मल्टीप्लाइड विद लैम्डा, क्लियर। ई को डिवाइड कर दिया, लैम्डा को उस साइड ले गए, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 7.20 लैम्डा, इट शुड बी इक्वल टू 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्लियर। तो यहाँ से हम बात करते हैं लैम्डा, देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, लैम्डा दिस इज गिवन बाय यहाँ पर आ जाएगा 1.24 डिवाइडेड बाई 7.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी दिस वन, दिस इज 0.172 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, क्लियर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, सो दिस इज वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, क्लियर। तो ये कहेंगे कौन सा बेटा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिला, ऑप्शन नंबर ए, वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ कितनी हो गई 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, क्लियर। अब एनालिसिस की बात करें बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली बेस्ड ऑन द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्लियर। जस्ट दो इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन है, दो अननोन हमारे पास होते हैं, तो हम वहाँ से इजीली पहले फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. Now dear student, we are going to discuss question number 17 and this is again from section number 3. In this question it is given area of a cross section of a wire is measured using a screw gauge. Again we have a measuring instrument screw gauge. Screw gauge से question आपको पूछ लिया गया बेटा, ठीक है. Pitch of a main scale, this is given to you 0.5 mm. Okay fine. The circular scale has 100 division and for one full rotation of circular scale main scale shift by 2 division. मतलब सिंपल सा समझने की कोशिश करो बेटा, एक स्क्रू गेज है, उस स्क्रू गेज को अगर हम 1 रिवोल्यूशन अगर रोटेट करते हैं, मतलब एक रोटेशन अगर उसका हम कंप्लीट करते हैं तो वो 2 डिवीजन आगे बढ़ जाता है ऑन द मेन स्केल, क्लियर. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो कैलकुलेट लिस्ट काउंट, क्लियर. अच्छा आगे आपको क्या बोला कि मेजरमेंट कंडीशंस दी है, मेन स्केल की रीडिंग और सर्कल स्केल की रीडिंग भी आपको साथ साथ में गिवन है, क्लियर. आपको बताना है कि डायामीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर जो है उससे रिलेटेड कौन सी रीडिंग जो है वो परफेक्ट है, क्लियर. सो नाउ कंसंट्रेट. अब समझो, अगर हम यहाँ पे बात करें कि लिस्ट काउंट की, अगर हम बात करते हैं लिस्ट काउंट,
देखो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बेटा, आप ये समझो कि 0.5 mm जो है वो 1 डिवीजन की वैल्यू है, ठीक है। 100 डिवीजन जब एक बार रोटेट होते हैं, मतलब मैं कहूँगा कि एक रोटेशन में ये 2 डिवीजन आगे बढ़ता है, तो टोटल हम कहेंगे 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब यहाँ पर 0. अगर हम इसकी बात करते हैं दिस इज 1/100, या सुनो, तो ये वैल्यू किस में आएगी बेटा, mm में, तो यहाँ पर 0.01 mm, ये क्या आ गया बेटा, लिस्ट काउंट आ गया, किसका बेटा, स्क्रू गेज का। क्लियर। सो आई एम राइटिंग हियर लिस्ट काउंट, दिस इज गिवन बाय 0.01 mm. So this is the value of least count of a measuring instrument. This is screw gauge. Clear बेटा। अब एक समझो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्रू गेज के जो दोनों एंड्स है, स्क्रू गेज के दोनों एंड्स को पहले हम टच कर रहे हैं और वहाँ पे कोई वायर नहीं है। इसका मतलब पहले हम एरर चेक कर रहे हैं कि जो सर्कुलर स्केल का 0 है क्या वो मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड करता है, नहीं, ठीक है। अगर वो मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड करेगा तो हम कहेंगे कि नो एरर, और अगर कोइंसाइड नहीं करता है इसका मतलब एरर है। तो यहाँ पे बोला कि मेन स्केल की रीडिंग जब 0 है तो यहाँ पर 4 डिवीजन हमें पता लग रहे हैं किसके, सर्कुलर स्केल के, इसका मतलब एरर तो है, ठीक है। तो पहले हम एरर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एरर, अच्छा एरर की कैलकुलेशन कैसे होती है बेटा, दिस इज इक्वल टू लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन। क्लियर। अब समझो लिस्ट काउंट कितना बेटा हमारा 0.01, सो 0.01 वी हैव इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, दिस इज 4, सो 0.04 mm, ये हमारी क्या आ गई बेटा, एरर, ठीक है। तो एरर की अगर हम बात करें, दिस एरर इज गिवन बाय 0.04 mm। क्लियर है, यस और नो। चलिए बेटा आगे समझे। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया कि आपने वायर लिया और आपने यहाँ पर उसकी रीडिंग निकाली। तो मैं अगर बात करूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा डायमीटर, है ना, तो पहले मैं रीडिंग लिख लेता हूँ कि एक्चुअल रीडिंग क्या होगी। अब समझना, यहाँ पर आपको बोला है कि 4 डिवीजन है किसके, मेन स्केल के। मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है, 0.5 mm, सो वी कैन राइट लाइक दिस 0.5 मल्टीप्लाई 4 प्लस। क्लियर। अच्छा सर्कुलर स्केल के कितने रीडिंग है बेटा, 20, तो मैं लिखूंगा 20 इंटू, अच्छा इसका लिस्ट काउंट कितना है बेटा, 0.01 mm। क्लियर है। अच्छा लेकिन साथ साथ में आपको एरर को तो माइनस करना पड़ेगा, बोलो यस और नो। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कितना हो गया बेटा, ये 2 प्लस दिस इज व्हाट वी कैन से, यहाँ से 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2/10 माइनस 0.04। क्लियर। तो यहाँ से हमें रीडिंग देखने को मिली 2.2 माइनस 0.04, दिस इज इक्वल टू 2.16 mm। यहाँ तक क्लियर है, यस सुनो। तो ये आ गई फर्स्ट रीडिंग। सो फर्स्ट रीडिंग को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इसके लिए जो रीडिंग है वो है हमारी 2.16 mm, ठीक है, हमें समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर हम बात करते हैं कि चलो उसी या फिर डिफरेंट स्टूडेंट ने वापस सेम रीडिंग नोट की, तो उन्होंने बोला कि 4 डिवीजन तो मुझे मिलते हैं मेन स्केल पे, तो उन्होंने बोला ठीक है हम वापस रीडिंग की बात करते हैं। सो व्हेन वी हैव 4 डिवीजन ऑन ए मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू है 0.5, सो 0.5 मल्टीप्लाई 4 प्लस, अच्छा यहाँ क्या है बेटा 16 डिवीजन, सो 16 इंटू यहाँ आ जाएगा 0.01, एरर को तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस 0.04। क्लियर। यहाँ से वैल्यू हो गई 2 प्लस 0.16 माइनस 0.04, ये कितना हो जाएगा 0.12, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2.12 mm। क्लियर। तो डायामीटर ऑफ ए वायर अगर हम बात करें तो इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन वी आर गेटिंग 2.12 mm, ठीक है। तो एक्चुअल में कौन सा डायामीटर फिर आप इंक्लूड करोगे, तो हम यहाँ पे लेंगे बेटा मीन डायामीटर। कौन सा डायामीटर लेने वाले हैं, मीन डायामीटर, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं डी बार, तो ये कितना हो जाएगा बेटा सोचो, दिस इज 2.16 प्लस 2.12 डिवाइड बाई 2। क्लियर। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा 2.14 mm, यहाँ तक क्लियर। 2.14 mm ये मेरी किसकी वैल्यू होगी बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ डायामीटर, बोलो क्लियर, यस। अच्छा उसके बाद अब बात आती है बेटा एरर की। तो ये तो हो गई हमारी मीन वैल्यू। इस मीन वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है ना, तो वो कितना है, यहाँ भी 0.02, यहाँ भी 0.02, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है इनके डिफरेंस का, 0.02 प्लस 0.02 डिवाइड बाई
2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02 mm। क्लियर। तो अगर हमें डायामीटर लिखना है वायर का तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा 2.14 प्लस माइनस 0.02 mm में। ठीक है, अब देखो बेटा ऑप्शंस को चेक करिए कौन सा ऑप्शंस, तो डेफिनेटली बी और सी तो वैसे बी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बात आती 2.14 है तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर सी, एरिया तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, और अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर बेटा, तो अगेन वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड था बेटा, स्क्रू गेज के ऊपर। अगर आपने कभी स्क्रू गेज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया और उससे कभी रीडिंग लेने की कोशिश की तो आपको इस क्वेश्चन को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर हाँ इसकी मैं मार्किंग्स की बात करूं बेटा, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करेंगे। दूसरी बात, क्या कोई थ्योरी फॉर्मूला लगता है, नहीं। एक ठीक है, आप लिस्ट काउंट फाइंड कर लीजिए, उसके अलावा यहाँ कोई थ्योरी कोई फॉर्मूला आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। क्लियर, तो अगर मैं इसको बात करूँ तो मैं इसको यस आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन ए मॉडरेट कैटेगरी। क्लियर, तो आई थिंक आपको बेटा यहाँ इसका डिटेल सॉल्यूशन एकदम समझ में आया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Now dear student, we are going to discuss this question and this is question number 18 and again from section number 3. Clear, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ आपको एक जो है एक मैग्नेटिक, आपको ये पूछा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन में, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, और इस तरह से आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिया है। ठीक है, मैं एक बार इसको वापस आउटलाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि आपके मेन वायर कौन से हैं। एक तो बेटा ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके ये, उसके बाद ये वायर और उसके बाद ये आया और फिर यूं और फिर यूं। अब क्लियर हो गया होगा बेटा, यस और नो। डायरेक्शन भी हमारे करंट की ये रहेगी। क्लियर टू एवरीवन, लाइक दिस। ठीक है, अब हमें ये बताना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O फ्रॉम द गिवन डायग्राम। क्लियर, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा वायर जो है बेटा वो XY प्लेन में है। हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी। क्लियर है बेटा, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशन, सो कंसंट्रेट ऑन अ स्क्रीन। अच्छा बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड बी नेट एट पॉइंट O। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी नेट एट O। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको नेमिंग कर दो। ये हो गया 1, दिस इज 2, 3, दिस इज व्हाट, इसको बोलता हूं मैं बेटा 4, ये क्या हो गया 5 एंड दिस वन इज व्हाट 6। क्लियर, अब समझना, हम जानते हैं कि अगर कोई भी वायर किसी ऐसे पॉइंट से पास हो रहा है जहां पे उसका मैग्नेटिक फील्ड, हमें उसके उस वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है ना। तो बी नेट की अगर हम बात करते हैं बेटा, एक तो B1 के कारण से आने वाला है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B2 दिस इज 0, B3 के कारण से आएगा, यस। अगर B4 की बात करें तो B4 के लिए जो O पॉइंट है वो यहाँ पर है, अगेन हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, यहाँ पर B5 के कारण से आने वाला है और B6 के कारण से वापस 0। क्लियर है बेटा, तो हम कहेंगे कि जितने भी वायर सेगमेंट दिए उसमें से 3 वायर सेगमेंट्स में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर क्या है 0। क्लियर, नाउ आवर ऑब्जेक्टिव हियर इज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो B1 का वैल्यू कितना होगा बेटा, ये समझो। B1 के लिए अब आप समझो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ये एक्चुअली इनफाइनाइट वायर नहीं है ना। जनरली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है बेटा, उसका लेंथ गिवन है ना। ये L है, ये L/2 है, इसकी रेडियस भी L/2 गिवन है, यानी मैं कहूँगा कि ये एंगल कितना होगा बेटा 45। यस और नो, क्योंकि ये लेंथ कितना है बेटा L, ये लेंथ कितना है L, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 45। क्लियर, अच्छा 45 हो गया। तो अब यहाँ पर हम B1 कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा B1 को, दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। अच्छा A कितना होगा बेटा, इस वायर से इसकी डिस्टेंस कितना है, दैट इज L, तो मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज L। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बेटा साइन, एक वैल्यू तो हो जाएगी 0, दूसरा एंगल कितना आने वाला है साइन 45। क्लियर है बेटा, यस। प्लस अब हम बात करते हैं बेटा इस 3 सेगमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अच्छा डायरेक्शन भी तो बता दो, तो यहाँ पे थंब इसकी डायरेक्शन में है तो कर्लिंग फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसका डायरेक्शन है क्रॉस। ठीक है, अच्छा B3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। अच्छा इसकी रेडियस कितना है बेटा L/2, सो दिस इज L/2।
क्लियर। अच्छा मल्टीप्लाई में क्या था बेटा, थीटा, यस और नो, तो थीटा इसका मतलब यहाँ एंगल कितना है ये, दिस इज पाई, यस और नो, तो ये हो गया पाई प्लस। अच्छा 5 के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, दिस इज l/4, तो यहाँ पे आ गया l/4 और एंगल कितना है बेटा, π/2। ये सब चीज़ें आपके बेटा टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जेईई मेंस ऑलरेडी क्लियर करके आए हो, तो आपके लिए ये चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाई थीटा। क्लियर, बस अब करना क्या, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। एक काम करते बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल को हर जगह से कॉमन ले लो, देखो क्या बचता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, देखो यहाँ क्या बच गया बेटा 0 और ये हो गया 1/√2 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 पाई प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 पाई/2, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर हम कह देंगे ये भी 2 पाई, ये भी 2 पाई, टोटल कितना हो गया 4 पाई। क्लियर, यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा जो बी नेट की वैल्यू आने वाली है वो बी नेट की वैल्यू कितनी होगी, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई एल। अच्छा यहाँ पे समझो बेटा 2 पाई 4 पाई, तो 1/√2 प्लस दिस इज 4 पाई। क्लियर, अच्छा 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई एल, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई, दिस इज √2 प्लस 1। क्लियर, ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है कि बेटा, सोच के देखो, 4√2 पाई है, यस, 1 है, यस, म्यू नॉट आई अपॉन एल है, आप बोलो सर माइनस भी तो है, अरे तो बेटा डायरेक्शन देखेंगे, तीनों के लिए अगर आप डायरेक्शन देखोगे दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड, यस नो, तीनों के लिए अगर आप डायरेक्शन देखोगे परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड मीन्स इनसाइड द बोर्ड। क्लियर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा माइनस के केप, क्यों, क्योंकि देखो के केप तो क्या बेटा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, माइनस के केप परपेंडिकुलर इनवर्ड। क्लियर, तो ये माइनस ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। क्लियर, तो हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर टू एवरीवन, सो बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ग्रैब करना है। कौन सा क्वेश्चन, मैं कहूँगा कि यस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है, उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा कि अगर आपने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक की, आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है, तो आपके लिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप जेईई मेंस क्लियर करके आए हैं, तो इन क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके लिए स्कोरिंग होते हैं जेईई एडवांस में। क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, अभी XY प्लेन में दिया, आपका प्लेन चेंज कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वहाँ हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट all the questions that is asked in the section number 3 of JEE Advanced 22 paper number 2. So hope you enjoyed this session. Thank you.